अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर खान। आज से क्लास 9 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 39, और फर्स्ट डेफिनेशन है सेट की, जिसमें कहा जाता है सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। सेट को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे वो हम ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। अब वो जो एलिमेंट्स, नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स लेंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि सर ये तो बताएंगे वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चा होता है डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सबके लिए एक जैसा हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेट में जो एलिमेंट्स, नंबर या ऑब्जेक्ट्स लेते हैं वो एक तो डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं सेट में यूज़ करता हूँ 1 2 3 4 5 तक गिनती जो से ना वो लिखता हूँ। ठीक है। आप इसमें से देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर जो है ना वो एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आएगा। ठीक है। सारे एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ओके। और दूसरा, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबके लिए एक जैसे ही हो। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 5 तक गिनती मेरे लिए भी वही होगी और आपके लिए भी वही होगी, हर एक के लिए एक जैसी ही होगी। ठीक है। मैं कहता हूँ पहले 5 नेचुरल नंबर्स बताएं तो मेरे लिए भी वही होंगे 1 2 3 4 5, आपके लिए भी यही होंगे। ठीक है। यानी कि सबके लिए एक जैसा ही होना, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ओके। अब आपने याद रखना है सेट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स लेते हैं, जैसे कि ABCXYZ एटसेट्रा। ठीक है। और सेट्स के अंदर जो से हमारे पास एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो वो ABCXYZ एटसेट्रा इस तरह से होंगे। ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। दोबारा देखें, सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स, नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मुख्तलिफ होने चाहिए और हर एक के लिए एक जैसे होने चाहिए। सेकेंडली, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्डली, हम इसमें जो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक है। अब बच्चों ये देखें, सेट को हम 3 डिफरेंट वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 डिफरेंट वेज से सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। नंबर 1 वे होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसका क्या मतलब है? सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हम सेट को वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU आपने पढ़े होंगे छोटे होते, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है द वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा गया है, यानी कि डिस्क्राइब किया गया है वर्ड्स में, तो इस फॉर्म को कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी इसकी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं ना, उनको हमने ब्रैकेट्स यानी कि टेबल के फॉर्म में लिखना है। अब ऊपर देखें, उसने कहा था वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको हम अगर ब्रैकेट में लिखें तो वो कौन से होते हैं? AEIOU। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म होगी। इसी तरह से मैं अगर कहता हूँ पहले 5 नेचुरल नंबर्स, जैसे कि देखें, अगर मैं कहूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये मैंने वर्ड्स में लिखा है तो इसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इसी को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ 1 2 3 4 5, तो इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अंडरस्टूड? आप एग्जांपल कोई सी भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर वर्ड्स में लिखे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो टेबुलर फॉर्म। थर्ड टाइप इसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसको सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें आपने आसानी से याद रखना है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम नोटेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? नोटेशंस। जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल थी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हम कह सकते हैं एक्स, ये सच डैट, एक्स सच डैट, एक्स इज़ द वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके। लेकिन अगर हमने ये वाले एग्जांपल को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे? अगर उस सेट का नाम ए है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि पहले 5 नेचुरल नंबर से उसको मैं नाम दूंगा एक्स का। मैं कहूँगा एक्स सच डैट कि एक्स जोन सा है वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक। आगे हम पढ़ेंगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड, ये एंड का सिंबल होता है। कहता है कि एक्स, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कि एक्स जो से ये आपके पास है नेचुरल नंबर, उसको एक्स का नाम दिया है कि वो नेचुरल नंबर से लिए गए हैं। एंड एक्स लेस और इक्वल टू 5,
नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन कहाँ तक है, 5 या 5 से छोटे, 1 2 3 4 5, 5 तक हैं या फिर 5 से छोटे हैं नेचुरल नंबर। सारे छोटे तो हो नहीं सकते। आप पूछेंगे सर 1 से भी छोटा होगा, 0 भी होगा, तो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप सेट बिल्ड नोटेशन की एग्जांपल। तो जिस तरह की स्टेटमेंट आएगी उस तरह की आप सेट बिल्ड नोटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे ये दो सिंबल्स यूज होंगे, इसको कहते हैं बिलोंग। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, BELONG बिलोंग, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब होता है बिलोंग। बिलोंग का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक सेट लिया A, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों बताओ क्या 2 इस सेट में मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे, यस सर 2 बिलोंग टू A, कि 2 A में मौजूद है। मैं आपसे पूछूं बच्चों बताएं 4 इसमें मौजूद है, आप कहेंगे नो सर 4 डज नॉट बिलोंग टू A। तो ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मीनिंग है, ये याद रखिएगा इस तरह से। इस पूरे के अंदर हमारे पास यही था, बिलोंग क्या होता है, डज नॉट बिलोंग क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, उनके नेम्स आपने याद रखने हैं, उसको हम टैबलेट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो याद रखना है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो उनसे सेट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या होगा, कैपिटल N। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं। होल नंबर्स का सिंबल W, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अप टू 100 चलते जाएँ, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जी कहते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो भी शामिल होता है, +-1 +-2 +-3 अप टू 100 चलते जाते हैं, ठीक है। आगे ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, होते ये भी इंटीजर्स हैं, यानी कि ये भी प्लस माइनस वाले होते हैं लेकिन ऑड होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, यानी कि जो 2 के टेबल में ना आते हों। नेक्स्ट है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में भी प्लस माइनस शामिल होंगे, क्योंकि इवन नंबर है ना तो ज़ीरो भी शामिल होगा इसमें। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 0 2 4 6 अप टू सो ऑन, 2 के गैप से, ठीक है। आगे है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि बट्टे की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। और ये P/Q हमारे पास शर्त ये होती है कि ये हमने इंटीजर से लेने हैं। कौन से इंटीजर्स, ऊपर हमने सेट पढ़ा था, ये वाले इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो Q है वो कभी भी 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में हो और PQ बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखें इसी तरह से आपके बुक में था एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू P/Q वेयर PQ बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ज़रा बात को समझें बच्चे, PQ हमने इंटीजर्स लेने हैं। अब मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लिखता हूँ और देखते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1/2। अब आपने बुक पे देखना है कि जो सा आपके पास इंटीजर्स थे क्या उसमें 1 और 2 शामिल है। यस, 1 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर होता है, और ये दोनों P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा। सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3/2। अब ये रैशनल नंबर है, यस, -3 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर होता है, तो ये बट्टे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर होगा। सेकंड मैं अकेला यहाँ पे लिखता हूँ 1 और आपसे पूछता हूँ बच्चों बताओ 1 क्या रैशनल नंबर है। तो देखें आप कहें सर 1 तो इंटीजर है लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है। नहीं बच्चे, हर नंबर के नीचे 1 हमेशा मौजूद होता है, ठीक है। तो ये भी देखें बट्टे की फॉर्म में है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो 1 भी रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से 2 एक इंटीजर है, 2 के नीचे भी 1 है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो आपने याद रखना है जितनी भी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 इस तरह की, तो वो आपके पास क्या होती है, रैशनल नंबर्स होती हैं। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो रैशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। अब आप कहें सर बताएं √2 ये रैशनल नंबर है, तो बच्चे ये देखें इसके नीचे 1 तो है, ये बट्टे के फॉर्म में तो है, 1 तो इंटीजर होता है लेकिन √2 कभी भी इंटीजर नहीं होता। आप इंटीजर के साइड में देखें कभी भी √2 नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा होता है 0 +-1 +-2 +-3, √2 नहीं होता, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब आप कहें सर बताएं 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो बच्चे ये देखें 0 के नीचे भी 1 है, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो दोनों के दोनों आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं, इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको समझना है, ठीक है। और शर्त ये होती है, आप बताएं एक और कि सर बताएं 1/0 रैशनल नंबर है, तो 1 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना है।
जी, तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर आपने समझ लिया। आगे इरेशनल नंबर जिसका सिंबल होता है क्यू डैश और रैशनल नंबर का क्यू होता है, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो बटे के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, पी क्यू तो इंटीजर्स हो लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि जो बटे के फॉर्म में ना लिखे जा सकें उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, जो रैशनल नहीं है वो फिर इरेशनल होंगे, लेकिन सिवाय 1/0 के। 1/0 अनडिफाइंड होता है, वो कोई भी नंबर नहीं होता, क्योंकि दोनों डेफिनेशन के केस में उसने कहा हुआ जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नीचे था ना, तो ये कोई भी नंबर नहीं होता, इसको कहते हैं अनडिफाइंड मैथ एरर, ठीक है, इन्फिनिटी। आगे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। इसका मतलब ये है कि जब हम सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन का मतलब उनका यूनियन लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनका मजमूआ बनाते हैं, तो जो एक नया नंबर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो दुनिया के सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आप जोड़ लें, इकट्ठा कर लें, तो जो नंबर बनता है उसको कहते हैं रियल नंबर्स। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के लिए भी। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक, वो एक एलिमेंट किसी भी शक्ल का हो सकता है, उसके अंदर जीरो भी हो सकता है, वन भी, टू भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। मिसाल के तौर पर उसने सेट के अंदर लिखा हुआ 3 अकेला है ना तो सिंगलटन, सेट के अंदर ए अकेला है ना तो सिंगलटन, सेट के अंदर सैटरडे अकेला है ना तो सिंगलटन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट का नेक्स्ट नेम होता है नल सेट, उसका थर्ड नेम होता है वाइड सेट। जी, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, यानी कि कोई सेट खाली है ना तो हम उसको कहेंगे एम्प्टी सेट, उसको कहेंगे नल सेट, उसको कहेंगे वाइड सेट, ठीक है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, एम्प्टी सेट के लिए ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी सेट के लिए ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने ये देना फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे कहता है द रिमेंबर में द सेट जीरो इज द सिंगलटन सेट हैविंग जीरो एज इट्स ओनली एलिमेंट एंड नॉट द एम्प्टी सेट। तो इसको हम एम्प्टी सेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट तो मौजूद है ना, जीरो भी तो एलिमेंट होता है, तो इसको सिंगलटन सेट कहेंगे ना कि एम्प्टी सेट। तो इसको आप क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, आपके पास है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट्स ए और बी को हम इक्वल तब कहेंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर उसके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट में देखें 1 2 3, इस सेट में भी देखें 2 1 3, जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं उसी तरह के यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अगर दिखने में एलिमेंट्स दो सेट में एक जैसे नज़र आएँ तो उन दोनों सेट को क्या कहते हैं, इक्वल सेट, ठीक है। आपने याद रखना है आसान लफ्ज़ों में, अगर शक्ल दोनों की एक जैसी हो तो सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। इसको कैसे लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ओके। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं अगर उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, जैसे कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, इस सेट में भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट है तादाद में, इसमें भी 5 एलिमेंट है तादाद में, अगर दोनों की तादाद सेम होगी तो उन सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट जिनकी शक्लें सेम हो, इक्विवेलेंट सेट जिनकी तादाद सेम हो, तो याद रख लीजिएगा। इसके लिए क्या होता है आपके पास सिंबल ए इक्विवेलेंट टू बी, उसके लिए होता है ए इज इक्वल टू बी, इसके लिए ए इक्विवेलेंट टू बी। जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। एग्जाम्पल से समझें, सबसेट की एग्जाम्पल समझें। बच्चे मैंने ले लिया ए की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, बी ले लिया 1 2 3 4। अब मेरा ये सवाल है कि क्या ए बी का सबसेट है, तो देखते हैं। देखें 1, इधर भी 1 मौजूद, 2 इधर भी 2 मौजूद, 3 इधर भी 3 मौजूद, ए के 3 एलिमेंट्स थे, तीनों के तीनों बी में मौजूद हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, ए के तीनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो हम कहेंगे ए बी का क्या है, सबसेट। सिंबल क्या होता है, ए सबसेट है बी का। अगर ए बी का सबसेट है ना तो हम कहेंगे बी ए का सुपर सेट है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपर सेट है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है।
क्योंकि ये वाली साइड ए की यहाँ पर है, इसमें भी ए की ये वाली साइड यहाँ ही है, तो जैसे मर्जी लिखें। लेकिन ए अगर बी का सबसेट होगा तो बी ए का सुपरसेट होगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल आप ले सकते अपनी मर्जी से, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, नेक्स्ट देखें प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, बच्चे कई दफ़ा इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि प्रॉपर को इम्प्रॉपर बना देते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना देते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, याद रखना है सबसेट क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था आपको। अगर ए बी का सबसेट है, जाहिर सी बात है जो सबसेट होता है वो छोटा होता है ना, इट्स मीन ए छोटा होगा। अगर ए बी का सबसेट है एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, और बी कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा रखता है अपने अंदर डैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए के अंदर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दोबारा समझें, अगर ए बी का सबसेट है और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है, तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये वाला होता है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ लगेगी। जी जी बच्चों, आपको नज़र आ रही होगी। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वही एग्जांपल लिया जो मैंने सबसेट में आपको समझाई थी। ठीक है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। अब बच्चे देखें, ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 1 2 3 4। देखें, ए बी का क्या है, सबसेट, ये तो आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ये कंडीशन तो पूरी होगी कि ए बी का सबसेट है। लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। देखें, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 मौजूद है, यहाँ पे 4 नहीं है। इट्स मीन बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है ए से। बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन ए। तो अगर बी में ए की निस्बत एक एलिमेंट ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब आप ये कहो सर पिछली एग्जाम्पल भी तो ये थी, वहाँ पे आपने सबसेट कहा था। देखें बच्चे, ए बी का सबसेट तो है, लेकिन इस केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है। देखें, अगर मैं यहाँ पर 4 नहीं लिखता तो देखें, ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर भी 1 2 3 है। सबसेट की डेफिनेशन सिर्फ इतना कहती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों, तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट तो होगा। लेकिन अगर बी में एक ज़्यादा आ जाए तो सबसेट नहीं हाली होगा, फिर वो प्रॉपर सेट भी होगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अगर एक हटा दूँ तो सबसेट तो है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के अंदर अभी तक कोई एक एलिमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एक बढ़ा दूँ तो फिर आपके पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके, सबसेट की आपको समझ लग गई, प्रॉपर सबसेट की आपको समझ लग गई। अब इम्प्रॉपर सबसेट है, कंफ्यूज नहीं होना, पिछली डेफिनेशन क्लियर रखनी है माइंड में। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी। इसमें भी ये कहता है कि ए बी का सबसेट हो, लेकिन ए बी के बिल्कुल इक्वल हो, ए बी के बिल्कुल इक्वल हो। प्रॉपर में कहता था बी में एक ज़्यादा हो, इम्प्रॉपर में कहता है ए बी के बिल्कुल इक्वल हो, फिर हम कहेंगे ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ज़रा देखें, ज़रा एग्जांपल की तरफ, इम्प्रॉपर भी आपको समझ लग जाती। ये देखें, अगर मैं ये एग्जांपल लिखूं, देखें ए बी के बिल्कुल इक्वल है और ए बी का सबसेट भी है। ए बी का क्यों सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों तो सबसेट तो होता है, लेकिन अगर ए और बी इक्वल हो जाएँ तो इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर बी में एक ज़्यादा आ जाए तो फिर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसी तरह से आपने तीनों डेफिनेशन के लिए एग्जांपल्स भी हो गई और आपके लिए आसानी हो गई। ठीक है, ये मैंने बुक के ऊपर निशान भी लगा दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल मैंने आपको समझा दी थी, आप वही वाली लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाले निशान में लगा दिए हैं, तो ये आप देख लीजिए क्या क्या याद रखना है। इसमें इसका ये सिंबल भी याद रखना है। ठीक है, ए इक्वलेंट टू बी वाला। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सर ये तो बताएं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखें, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो तमाम सेट्स को कंटेन करता है, यानी कि सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स मौजूद होते हैं, बाकी तमाम सेट इसके सबसेट होते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसलिए कहते हैं ना, ऐसा सेट जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स या तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सेकंड नेम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, सिंबल यू। ठीक है जी बच्चों, एग्जांपल क्या लिखनी है।
यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल देखें। अगर ए आपके पास है 1 से लेकर 5 तक, बी आपके पास है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ए 1 से लेकर 5 तक, बी 6 से लेकर 10 तक। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? जो इन दोनों को कंटेन करता हो। तो वो क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक। इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसलिए इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा सेट होता है। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 की लास्ट डेफिनेशन है पावर सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत यूज़ होने वाली, ठीक है। अच्छी तरह समझिएगा। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। अगर एक सेट है जिसका नाम मैंने एस दिया है, तो उसका पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ऑफ एस से। ये कैसा सेट होता है? कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। तो उस सेट एस के जितने भी सबसेट्स बन जाएंगे उसको हम कहेंगे पावर सेट ऑफ एस। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो दोनों देख लें चलें। अगर एक सेट है सी ए बी सी डी, अभी देखें इसके सबसेट्स कितने बनेंगे। पहली बात तो आपने याद रखनी है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट तो सबसेट में आएगा। उसके बाद अकेला ए लिखना है, अकेला बी लिखना है, अकेला सी लिखना है, अकेला डी लिखना है, ठीक है। फिर दो दो कंबाइन करने हैं, ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से, फिर बी को सी से, बी को डी से, फिर सी को डी से, ठीक है। दो दो हो गए। अब 3 करने हैं, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ठीक है। और कौन सा रह गया था? ए सी डी। इस तरह से 3 कंबाइन किए और लास्ट पे मुकम्मल सेट खुद लिख देना है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल सबसेट बन गए। इनको आपने लिख के एंड के ऊपर एक ब्रैकेट और लगानी, यहाँ पर भी और स्टार्ट में भी एक ब्रैकेट लगानी है। देन इसको क्या कहेंगे? पावर सेट। अगर कन्फ्यूजन है मैं दोबारा बताता हूँ। अगर कोई सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी, उसके सबसेट्स बनाने हैं, उनके सबसेट्स के सेट को पावर सेट कहते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले तो लिखेंगे एम्प्टी सेट। कोई भी सेट हो उसका सबसेट एम्प्टी सेट ज़रूर लिखना है। फिर एक एक करके, फिर दो दो करके, फिर 3 करके, फिर पूरा का पूरा जो भी सेट होगा वो लिखना है और ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। यहाँ से समझे डी इज इक्वल टू ए है। इसके सबसेट कैसे होंगे? एम्प्टी सेट, और अकेला ए ही है ना, तो वो बस खुद ही आएगा और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये पावर सेट्स हो जाएंगे। ले जी, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जब मैं सेट्स बना रहा हूँगा या होंगी, तो मुझे ये बताएं कि मेरे टोटल कितने बनेंगे। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए? देखें, फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट उसने दिया होगा ए, जिसके अंदर लिखा होगा 1 2। अब आपने देखना है इसके टोटल कितने बनेंगे। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n फार्मूला होता है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो 2 की पावर हो जाएगी 2 और वो होता है 4। इसका मतलब 4 आपके पास सेट्स बनेंगे, 4 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट बनेगा एक 1 अकेला, एक 2 अकेला और एक ये खुद ही 1 2। तो ये आपके पास टोटल बनेंगे 4। इसी तरह से अगर किसी सेट में लिखा होगा 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 बनेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपने याद रखना है। तो ये पावर सेट था। इसकी एग्जांपल ये वाली लिख सकते हैं, बुक वाली 2 में से कोई भी लिख सकते हैं। और डेफिनेशन कहते हैं एक ऐसा सेट जो कि तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट कंटेन करता है, उसको पावर सेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।